गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी और आपके नोट्स वगैरह कैसे चल रहे हैं? फुट नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? मैं बार बार आप लोगों से एक ही चीज़ कहती हूँ कि एक तो फुट नोट्स बनाते रहिए। फुट नोट्स का मतलब होता है कि अगर आप लोग एक छोटा सा काम करेंगे कि जो भी मैं पढ़ा रही हूँ या फिर आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है कि जैसे अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं प्रॉपर तरीके से और अगर आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट है कोई टॉपिक अगर आपको लगता है या फिर अगर आपको लगता है कि मैम जो है वो कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज बता रही है तो कोशिश ये करिए। मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि आप थोड़ा वेट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर उसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो मैं बार बार आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसलिए बोलती हूँ ताकि आप लोग उसको अपने एक रफ कॉपी के अंदर जो कि आप लोग लिख के याद करते हैं उस कॉपी के अंदर इसको फटाफट से लिख लें और जब भी आप उसको रिवाइज करेंगे तो आप यकीन मानिए कि आपको चीजें बहुत जल्दी याद होंगी और आपको चीजें बहुत जल्दी क्या होंगी, रिवाइज भी होंगी। समझ में आ रही है बात? तो कोशिश ये करिएगा कि फुट नोट्स बनाते चलिए और साथ ही साथ में ये भी कोशिश करिएगा कि आप लोग प्रॉपर नोट्स भी बना के रखिए, क्योंकि जब भी हम अपने हाथ से लिखते हैं तो हमारे हाथ, हमारी आंखें, हमारी सेंसेस तीनों चीजें एक साथ वर्क कर रही हैं और जब भी हम ऐसे लिखते हैं तो हमें चीजें कंपैरेटिवली ज्यादा याद होती हैं बजाय नॉर्मल चीजों के। चलिए इसके बारे में हमें अभी फिर कभी और बताऊंगी आप लोगों को। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। मैंने कल आप लोगों को सेल वॉल के बारे में बताया था कि सेल वॉल में उसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसके कौन कौन से चेंजेस होते हैं उसके अंदर, इसके बारे में मैंने अपन लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल मॉडिफिकेशन इन सेल वॉल के बारे में कि सेल वॉल के अंदर किस तरह की केमिकल मॉडिफिकेशन हो सकती है, यानी कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो सेल वॉल के ऊपर डिपॉजिट होती हैं और वो चीजें डिपॉजिट क्यों होती हैं, रीजन क्या है सेल वॉल पे डिपोजिशन का। चलिए आगे चलते हैं। तो इसी क्रम के अंदर अगर हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं तो पहली चीज आती है यहाँ पे ओवरऑल ध्यान रखिएगा एक चीज का कि सबसे पहली चीज इसको हम बात करते हैं लिग्निफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं लिग्नी भवन। इसको बोलेंगे लिग्निफिकेशन। अब हम बात करते हैं कि लिग्निफिकेशन क्या होता है। लिग्निफिकेशन को बताने से पहले मैं हमेशा आप लोगों को एक चीज कहती हूँ कि यूजुअली हम लोगों ने कोशिका भित्तियों को दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, प्राथमिक कोशिका भित्ति और द्वितीय कोशिका भित्ति और तृतीय कोशिका भित्ति। तो इन कोशिकाओं के ऊपर डिपोजिशन होता है, पता ही आप लोगों को, जिसमें प्राइमरी सेल वॉल जो होती है यानी कि प्राथमिक कोशिका भित्ति जो होती है वो हमेशा किसकी बनी हुई होती है, वो हमेशा बनी हुई होती है सेल्यूलोज की। तो जब सेकेंडरी सेल वॉल बनती है, मतलब द्वितीय कोशिका भित्ति जब भी बनती है, तब जाके वहां पे धीरे धीरे चीजों को और मॉडिफिकेशन होना और डिपोजिशन होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं लिग्नी भवन की, यानी कि लिग्निफिकेशन की। लिग्निफिकेशन जो होता है वो सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर होता है। पहली इंपॉर्टेंट चीज किसमें हो रहा है, ये सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर हो रहा है, यानी कि द्वितीय कोशिका भित्ति में हो रहा है। और ये क्या बनाती हैं, कोशिका भित्ति को दृढ़ बनाती हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। यानी कि जब सेकेंडरी सेल वॉल बनती है तो ये कोशिका को क्या बना रही है, स्ट्रॉन्ग बना रही है। और यूजुअली यहाँ पे जब कोशिका डेड हो जाती है, यानी कि ओवरऑल अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि जो प्रोटोप्लास्ट होता है, प्रोटोप्लास्ट जानते हो ना क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो क्या हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यानी कि ओवरऑल जो सेल है यानी कि जो कोशिका होती है ये क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। तो जब कोशिका डेड हो जाती है तभी ये क्या होता है, लिग्निफिकेशन होता है। तो इस चीज में हमेशा ध्यान रखिएगा कि लिग्निफिकेशन का बेसिक काम क्या होता है कि ये कोशिका को एक मजबूती प्रदान कर रहा है, सेल को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। इसी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, लिग्निफिकेशन हो रहा है। ये बात समझ में आ गई? किसमें होता है, ये सेकेंडरी सेल वॉल्स के अंदर होता है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, लिग्निफिकेशन की वजह से ही जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या हो जाती हैं, इम्परमिएबल।
इम्परमिएबल का मतलब क्या हो गया? अपारगम्य। अपारगम्य का मतलब क्या हुआ कि अच्छा, मैंने आप लोगों को शायद पहले भी बताया हुआ है, एक बार दोबारा से भी सुन लीजिए। कोशिकाओं के अंदर लिग्निफिकेशन क्यों होता है, यानी कि सेल्स के अंदर लिग्निफिकेशन होने का रीजन क्या है? छोटा सा रीजन है लिग्निफिकेशन होने का। यहाँ पे क्या रीजन है? यहाँ पे कि लिग्निफिकेशन की वजह से जो कोशिकाएं डेड हो चुकी हैं, जो कोशिका मृत हो चुकी हैं, वो मजबूत हो जाती हैं और जो पादप है हमारा, जो हमारा प्लांट है, उसको एक बेस यानी कि उसको एक आधार प्रोवाइड करती है। और उसी बेस या उसी आधार की वजह से जो पादप होता है वो अपने आप को सस्टेन करता है, अपने आप को मेंटेन करता है। समझ में आ रही बात? और यही वजह है कि चाहे कोई भी तूफान आता है, हवा चलती है, तो पौधे का वो वाला भाग कैसा रहता है? मजबूत रहता है। और वो बहुत जरूरी भी है। ठीक है, क्यों है जरूरी? क्योंकि अगर वो भाग मजबूत नहीं रहेगा तो पौधा जो है वो गिर जाएगा, मर जाएगा। तो यही रीजन है कि हम लोग यहाँ, सॉरी हम लोग नहीं, प्लांट यहाँ पे क्या करते हैं? लिग्निफिकेशन करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट आता है, इसको हम बोलते हैं सुबेरी भवन, यानी कि सब्रीफिकेशन। इसको हम सुबेरी भवन भी कहते हैं। सब्रीफिकेशन क्या होता है? दो चीजें होती हैं। यहाँ पे एक पदार्थ होता है सबरिन, इसको यूजुअली प्रोनाउंसिएशन में कोई सुबेरिन बोलता है, हम इसको सबरिन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका जो स्पेलिंग होगा ERIN, सुबेरिन। ठीक है, कई इसको सुबेरिन बोलते हैं, कई इसको सबरिन बोलते हैं, तो यूजुअली हम लोग सुबेरिन ही बोलते हैं। और अगर सबरिन का डिपोजिशन जो होता है तो वो भी कहाँ पे होता है? वो भी सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर होता है। ठीक है, यानी कि ये भी किसमें होगा? सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर। और ये भी क्या करता है, अगर हम लोग और इम्पोर्टेंटली बात करें यहाँ पे कि सुबेरिफिकेशन जो होता है, यानी कि सुबेरीकरण, सुबेरी भवन जो होता है, इसकी वजह से क्या चीजें हो रही हैं, तो आप लोग ये बताओगे कि यहाँ पे सब्रीफिकेशन जो होता है ये होता है जो डेड सेल्स जो होती हैं, यानी कि जो अगर हम बात करें सेकेंडरी सेल वॉल का डेवलपमेंट हो चुका है, तो उनके मध्य में जो मध्य पट्टिका है, यानी कि जो मिडिल लेमिला है, बताया था ना आपको मध्य पट्टिका के बारे में। तो जो ये मध्य पट्टिका है, यानी कि जो मिडिल लेमिला है, इस मिडिल लेमिला के अंदर क्या होता है? यहाँ पे अगर हम बात करें सब्रीफिकेशन होता है। और अगर हम लोग बात करें कि सब्रीफिकेशन जो होता है, इसकी वजह से भी सेल जो होती हैं फाइनली क्या हो जाती हैं? डेड होती हैं। इनके अंदर डेड सेल्स के अंदर होता है ये भी। और यहाँ पे भी सेल्स कैसी हो जाती हैं? अगर हम लोग बात करें अपारगम्य हो जाती हैं, यानी कि इम्परमिएबल हो जाती हैं। दोबारा से सुन लो, सब्रीफिकेशन कहाँ होता है? यूजुअली अगर हम लोग बात करें ये होता है डेड सेल्स के अंदर। देखिए कोई से भी जो केमिकल कंपोजिशन या डिपोजिशन होता है वो सबके सब किसमें होंगे? अभी डेड सेल्स के अंदर होंगे। तो ये भी किसके अंदर होगा? डेड सेल्स में होगा, यानी कि मृत कोशिकाओं के अंदर होगा। सेकेंडरी सेल वॉल के बीच में जो यहाँ पे दो कोशिकाओं के मध्य जो मध्य पट्टिका होती है, जिसको हम मिडिल लेमिला बोलते हैं, वहां पे इसका डिपोजिशन होता है। ये भी क्या करता है? कोशिका को अपारगम्य कर देता है, यानी कि इम्परमिएबल कर देता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो ये सबरिन जो होता है, ये ऐसे समझो कि ये बहुत सारी वसाओं का मिश्रण है। क्या है ये जो सबरिन जो है? ओके, यहाँ पे ये जो है ये क्या है? बहुत सारी वसाओं का मिश्रण है। किसका मिश्रण है ये? बहुत सारी वसा का मिश्रण है, बहुत सारी फैट का एक मिश्रण है। और उसी मिश्रण की वजह से यहाँ पे क्या होता है? सब्रीफिकेशन होता है। तो दो चीजों के बारे में मैंने अभी आपको बताया, एक तो हो गया लिग्निफिकेशन और सब्रीफिकेशन। लिग्निफिकेशन और सब्रीफिकेशन दोनों ही सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर होते हैं। ये कहाँ पे होता है? ये मिडिल लेमिना पे होता है, ये सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर होता है। यहाँ पे जो इन दोनों में ही कोशिका का जीव द्रव्य जो होता है वो समाप्त हो जाता है। डेड सेल्स के अंदर होता
होता है और दोनों ही यहाँ पे क्या कर देते हैं, कोशिका को इम्परमेएबल कर देते हैं और क्या प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि ये किससे बना होता है, जो सब्रिन होता है ये किससे बना हुआ होता है, ये वसाओं के मिश्रण से बना हुआ होता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट में ले लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। जी, तो आपने पहले वाला स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्यूटिनाइजेशन की, जिसको हम क्यूटी भवन कहते हैं। वो वाला क्यूट वाला क्यूट नहीं, क्यूटी भवन मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्यूटिनाइजेशन होता है। क्यूटिनाइजेशन का मतलब होता है एक लेयर होती है जिसको हम एक, अगर हम लोग बात करें कि एक मिश्रण होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्यूटिन बोलते हैं। हिंदी में भी इसको क्यूटिन ही कहेंगे। ये जो वसीय अम्ल जो होते हैं उनका एक निर्जल स्वरूप है, ठीक है। मतलब उनको क्या कर लिया है हमने, उसको एनहाइड्रस कर लिया है। उसके जो वाटर कंटेंट है अगर हम निकाल दें, वसीय अम्लों के वाटर कंटेंट को रिमूव कर दें, तो वो एक तरह से वैक्स में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि एक मोम जैसी संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जब ये मोम जैसी संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूटिन बोलते हैं। तो क्यूटिन की जो लेयरिंग होती है, समझना इस चीज को, क्यूटिन की लेयरिंग होती है जैसे कि जो आपकी पत्तियां होती हैं, यानी कि जो लीफ होती है, जो हरे स्टेम होते हैं, उनके ऊपर क्यूटिन की एक लेयर हो जाती है। तो उसी लेयर की वजह से क्या होता है, यहाँ पे अगर हम बात करें यूजुअली, उस लेयर की वजह से वाष्पोसर्जन की जो रेट होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसी चीज को हम, और इसी जो लेयर के बनने को हम क्या बोलते हैं, क्यूटिनिफिकेशन कहते हैं। मैं दोबारा से बोल रही हूँ कि क्यूटिन का मतलब होता है तरह का ये सब्सटेंस होता है जो वसीय अम्लों के निर्जलीकरण की वजह से बनता है, और इसी वजह से जो वसीय अम्ल जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिहाइड्रस या एनहाइड्रस हो जाते हैं, और उनके एनहाइड्रस या डिहाइड्रस होने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, और इसी वजह से उनकी संरचना एक तरह की मोम जैसी संरचना बनती जाती है, ये थिक होती जाती है। और इसके बनने से क्या होता है, जो रेट ऑफ द ट्रांसपिरेशन है, यानी कि वाष्पोसर्जन की जो दर होती है वो कैसी हो जाती है, कंपैरेटिवली कम हो जाती है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो क्यूटिकल होती है ये भी जल के लिए अपारगम्य होती है। इस चीज को, ये बात को ध्यान रखना कि ये कैसे होते हैं, जल के लिए अपारगम्य। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई ना सबको। चलिए अब हम नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। दूसरा केमिकल डिपोजिशन जो आप सबको पता है उसको हम बोलते हैं डिपोजिशन ऑफ द सेल्यूलोज, यानी कि इसको हम ये बोलेंगे कि सेल्यूलोज का निक्षेपण, यानी कि सेल्यूलोज का निक्षेपण। इसमें कुछ खास बताने वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है, किसमें होता है ये आप सबको पता है कि ये प्राइमरी सेल वॉल के अंदर होता है, यानी कि ये किसमें होगा, प्राइमरी सेल वॉल में, ठीक है। और जब कोशिका जीवित होती है यानी कि ये किसमें होगा, लिविंग सेल के अंदर होगा। तो याद रखना ये प्राइमरी सेल वॉल के अंदर हो रहा है और ये कहाँ पे होता है, लिविंग सेल के अंदर होता है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट, इससे एक और इंपॉर्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं म्यूसिलेज, ठीक है। म्यूसिलेज क्या होता है, समझना इस चीज को। म्यूसिलेज फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं म्यूसिलेज निर्माण। तीसरा नेक्स्ट जो आता है इसको हम बोलते हैं म्यूसिलेज निर्माण। म्यूसिलेज क्या होता है समझना, सेल्यूलोज जो है अगर वो क्या हो जाए, वो टूट जाए, अगर सेल्यूलोज जो है वो टूट जाए या डीकंपोज हो जाए, समझना, सेल्यूलोज अगर डीकंपोज हो जाए तो वो क्या बनाता है, वो एक म्यूसिलिन नाम का एक पदार्थ बनाता है, जिसको हम आगे एक नाम भी देते हैं, जिसको हम श्लेष्म नाम देते हैं।
श्लेष्मा या श्लेष्म नाम देते हैं। याद रखिएगा, जब जो आपका सेल्यूलोज है जब वो डिकम्पोज हो जाता है तो उसके डिकम्पोजिशन के बाद में एक तरह का ये बहुत ही विस्कस होता है, गाढ़ा सा एक द्रव्य होता है, चिपचिपा सा द्रव्य होता है। ठीक है, इस बात का और ध्यान रखिएगा कि ये कैसा है, विस्कस यानी कि चिपचिपा। ठीक है, तो ये एक गाढ़ा और चिपचिपा द्रव है यानी कि विस्कस द्रव है। और ये क्या करता है, ये मतलब एक जैसे कि भिंडी हो गई, या फिर अगर मैं बात करूं गुड़हल की पत्तियां हो गई, या फिर अगर हम लोग बात करें कि इसबगोल हो गया, इनके अंदर ये गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ जो होता है, अपन भिंडी काटते हैं तो एक चिपचिप से नहीं हो जाती, तो वो चिपचिप सा क्या है, वो म्यूसिन है यानी कि श्लेष्म है। और वो श्लेष्म बनता कैसे है, वो श्लेष्म बनता है आपका अगर हम लोग बात करें जो आपका सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज के डिकम्पोजिशन से श्लेष्म बनता है। समझ में आ गई बात। और इसी चीज को हम बोलते हैं म्यूसिलेज बोलते हैं या फिर म्यूसिलिन बोलते हैं। क्लियर। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे और डिस्कशन करते हैं। मैं एक बार इसको पहले रिवाइज करा देती हूँ। क्यूटिनाइजेशन यानी कि क्यूटीन का बनना वसीय अम्लों का निर्जल स्वरूप होता है, वेक्सर से स्ट्रक्चर होती है, जल के लिए अपारगम्य होता है, तो वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए होता है। दूसरा होता है तीसरा जो अब मैंने बताया था आप लोगों को कि सेल्यूलोज का निक्षेपण किसमें होता है, प्राइमरी कोशिकाओं में होता है, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर होता है। और यहाँ पे ये सेल्स कैसी है, लिविंग है। म्यूसिलेज का निर्माण जो होता है ये श्लेष्म होता है, सेल्यूलोज का डिकम्पोजिशन होता है यहाँ पे, और ये विस्कस और चिपचिपा होता है। क्लियर है ये चीज। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर मैं ये कहूं कि कुछ प्लांट के अंदर मिनरलाइजेशन भी होता है, यानी कि मिनरल्स का डिपोजिशन हो जाता है, जैसे कि कैल्शियम ऑक्सलेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, सिलिका हो गया, जैसे कि इक्विजिटम के प्लांट के अंदर सिलिका का डिपोजिशन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, और ऐसे ही कुछ और पदार्थ हो गए जैसे कि टेनिन हो गया, रेजिन हो गया, ये सब पदार्थ भी इनका भी डिपोजिशन होता है। तो अब फाइनली हम लोग अगर बात करें यहाँ पे कि जो कोशिका भित्ति जो होती है उसके कार्य क्या क्या हैं, यानी कि उसके फंक्शन क्या क्या हैं, तो आप लोग क्या बताओगे कि कोशिका भित्ति जो होती है वो एक मजबूती प्रदान करती है, दृढ़ता प्रदान करती है। अगर आपसे ये कहा जाए कि जो कोशिका भित्ति जो होती है ये जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि इनका जो बेसिक काम जो होता है, डेड जो हो जाती है यानी कि लिविंग में भी ये मजबूती प्रदान कर रही हैं, और जो डेड होती हैं उनके अंदर तो ये और भी ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये क्या करती हैं, ये आसानी से जल का अवशोषण कर लेती हैं, क्योंकि ये प्राथमिक कोशिका भित्ति जो होती है वो पारगम्य होती है, तो ये आसानी से जल का क्या कर लेती है, अवशोषण कर लेती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे आसानी से चीजों का क्या होता रहता है, मिश्रण भी हो सकता है, मिश्रण भी होता रहता है। तो ये कुछ मैंने आप लोगों को कार्य भी बताए। तो यहाँ पे टॉपिक को हम फिनिश करते हैं, सेल वॉल को। कल हम लोग डिस्कशन करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। कल से हम स्टार्ट करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।